तो आज हम शुरू करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी वन शॉट। शुरू करते हैं डिस्कशन कि कंक्रीट क्या होता है। पहली बात तो कंक्रीट कंक्रीट होता है एक मिक्सचर। कंक्रीट एक मिक्सचर होता है सीमेंट जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है, सैंड जो कि वॉल्यूम देता है, एंड एडमिक्सचर्स वाटर जो मिक्स करने में हेल्प करता है। कंक्रीट एक इसका ही मिक्सचर है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। फिर कंक्रीट ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर वर्केबिलिटी के बारे में बात करते हैं। वर्केबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच डिटरमाइंस इट अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल प्रोडक्शन। मैं इसको देखिए डेफिनेशन में ये इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। वर्केबिलिटी क्या होता है कि आप जो मिक्सचर है उसको कितना इजीली हैंडल कर पाए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो इजीली हैंडल कर पाएंगे, और नहीं होगा पानी ज़्यादा तो डिफिकल्ट टू हैंडल होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्केबिलिटी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी से रिसेंट में काफ़ी क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट। जैसे बताया था कि वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, बट एक इसका ड्रॉबैक है कि जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे जब सेटल होगी तो वॉइड्स रह जाएंगे। जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। जैसे कि मैंने लिखा, बट इट लीड्स टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। पानी बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी, बट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। फिर एग्रीगेट अपॉन सीमेंट का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी के। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, उससे क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी, ठीक। अब एक होता है लीन मिक्स, आप कई बार सुनेंगे। लीन मिक्स में क्या होता है कि लेस सीमेंट और मोर वाटर होता है। लीन सीमेंट जो होता है तो वो एक लीन होता है, एक रिच होता है। दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। लीन में क्या होता है, सीमेंट कम होती है एंड पानी ज्यादा होता है। रिच में क्या होता है, सीमेंट ज्यादा एंड वाटर कम होता है। फिर शेप ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। जितना मैंने जैसे बताया, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम वर्क, उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी। इसीलिए जैसे बड़े एग्रीगेट हुए, इनका सरफेस एरिया कम है, इन्हीं को तोड़ के छोटे छोटे इसमें चेंज कर दो, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो वर्केबिलिटी घट जाएगी। फिर शेप पे भी डिपेंड करता है। राउंड राउंड एग्रीगेट होगा तो मोर वर्केबिलिटी होगी, फ्लेकी एग्रीगेट होगा तो लेस वर्केबिलिटी होगी, ठीक है। फिर टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मूथ तो मोर वर्केबिलिटी, रफ होगा तो लेस वर्केबिलिटी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि रफ होगा तो। फिर साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एग्रीगेट, जैसे कि अभी डिस्कस करके आए थे, सरफेस एरिया उसी से रिलेटेड है। फिर ग्रेडिंग से रिलेटेड कि ग्रेड जितना ग्रेडेड एग्रीगेट होगा उतना ही ज्यादा वर्केबिलिटी होगी। वेल ग्रेडेड होगा तो सारे तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बड़े से लेके छोटे तक। फिर एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी बट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। फिर टाइम, जितना ज्यादा टाइम उतना कम वर्केबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर टेम्परेचर से, हाई वर्केबल कंक्रीट प्लेस वेयर हाई टेम्परेचर, जहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ हाई वर्केबिलिटी रखी जाएगी। फिर टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी पे आते हैं। चार तरीके के टेस्ट किए जाते हैं जो पूछा जाता है, स्लम टेस्ट और पीबी टेस्ट, कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड फ्लो टेबल टेस्ट। ये चार तरीके के टेस्ट हैं। पहले पढ़ते हैं वर्केबिलिटी अबाउट स्लम। कौन कौन से चार हैं? स्लम, वीबी, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड फ्लो टेबल। ये चार तरीके के टेस्ट होते हैं दैट डिटरमाइंस द वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट, ठीक। स्लम टेस्ट जो होता है, इट इज वैलिड फॉर लो वर्केबल, मीडियम एंड हाई वर्केबल कंक्रीट, नॉट वैलिड फॉर वेरी लो एंड वेरी हाई।
डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही होता है स्लम्प। ठीक। स्लम्प का जो इक्विपमेंट होता है उसका साइज कई बार पूछा गया रिसेंट टाइम्स में। वो अपर डाया 10 सेंटीमीटर, लोअर डाया 20 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। Number of layers filled in mold 4 and thickness of each layer is 7.5 centimeter. Number of blows 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाए जाते हैं ताकि सेटल हो सके कंक्रीट स्लम्प में। फिर डायमेंशन ऑफ टेम्पिंग रॉड कई बार पूछा गया है। 16 का डाया एंड 60 सेंटीमीटर की हाइट होती है। अब ये मैं सही कर देता हूँ। ठीक। तो 3 तरीके के स्लम्प पाए जाते हैं स्लम्प टेस्ट में। एक है ट्रू स्लम्प, एक है शेयर स्लम्प एंड एक है कोलैप्स स्लम्प। ट्रू में ऐसा शेप होता है, ठीक है। शेयर में थोड़ा सा शेप बिगड़ जाता है एंड कोलैप्स में पूरा ही डंप हो जाता है। देन कुछ स्लम्प की वैल्यू जैसे मैंने बताया था, हायर स्लम्प वैल्यू मोर वर्केबिलिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन टाइप ऑफ कंक्रीट, स्लम्प वैल्यू, नेचर एंड यूज। लो वर्केबल होगा तो 20 से लेके 50 तक की स्लम्प वैल्यू होगी। स्टिफ प्लास्टिक नेचर होगा और लाइट आरसीसी में यूज होता है। ठीक। मीडियम वर्केबल होगा तो 50 से 100 प्लास्टिक का नेचर एंड नॉर्मल आरसीसी में। हाईली वर्केबल में 100 से 150 सेमी प्लास्टिक और हैवी आरसीसी। ये कुछ गलत है क्योंकि हैवी आरसीसी में लो वर्केबल कंक्रीट यूज की जाती है क्योंकि हीट जनरेट होती है। उससे क्या होगा, ये ऊपर नीचे यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हैवी, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे लाइट होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जितना कम क्योंकि हीट बहुत जनरेट होती है और अगर ज्यादा हाईली वर्केबल होगा तो सेटल जल्दी नहीं होगी। दूसरी बात, क्रैक्स आ जाएंगे। तो हाईली वर्केबल कंक्रीट, लो वर्केबल कंक्रीट यूज की जाती है इन अ हैवी स्ट्रक्चर। कंक्रीट फॉर रोड में 20 से 40 पैरापेट बीम्स एंड स्लैब्स में 40 से 50, कैनाल में 70 से 80, आर्च में 90 से 100, नॉर्मल आरसीसी 100 से 50, ये सब में है। मास कंक्रीट 25 से 50 एंड कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड 100 से 25 ठीक। नोट, कुछ नोट पॉइंट। स्लम्प वैल्यू, स्लम्प टेस्ट कैन मेजर वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी बोथ। लैब टेस्ट और फील्ड टेस्ट दोनों है और मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट जो यूज किया जाता है वो 40 है। ठीक। कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी दोनों फाइंड की जा सकती है। फिर कॉम्पैक्शन टेस्ट पे आते हैं, ये एक लैब टेस्ट है, वैलिड फॉर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। प्रिंसिपल क्या है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इसकी टेबल पे आते हैं कि वेरी लो, पहली बात तो ये वेरी लो में काम आता है, ये वेरी हाई में नहीं काम आता, इसलिए इसकी वैल्यू निल है। वेरी लो में 0.78 से लेके 0.80, लो में 0.80 से 0.85, मीडियम में 0.85 से 0.92 और हाई 0.92 से बड़ी। स्लम्प वैल्यू वो कोरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, ये तो निल है क्योंकि वेरी लो में नहीं काम करती। 25 से 50, 50 से 100, 100 से 150। रिमार्क्स में देखते हैं, वेरी लो जो होता है उसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करेंगे, बाकी में स्लम्प एंड वेरी हाई में फ्लो टेबल टेस्ट। डायमेंशन ये ऐसा बना होता है, मैं ज्यादा डिफाइनेबल बना देता हूँ, ऐसा। ये अपर हॉपर है, ओके। ये अपर हॉपर है, ये लोअर हॉपर है और ये सिलेंडर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होती है। सिलेंडर की हाइट 28.5 सेंटीमीटर और अपर हॉपर की 28 सेंटीमीटर और बीच वाले हॉपर की 24 सेंटीमीटर। डाया होता है अपर हॉपर का 260 एंड 240 मिडिल हॉपर का, मतलब या फिर लोअर हॉपर का, एंड जो सिलेंडर है उसकी 150 होती है। ठीक। और ये जो 130 है ये लोअर हॉपर का नीचे का डायमेंशन है। और ये भी 130, ये अपर हॉपर का नीचे का डायमेंशन। ठीक। ये डायमेंशंस लिखी हैं, अगर ना मैच करे तो ये वाली जरूर पढ़ लीजिएगा।
ये शायद थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही सकता है। फिर फ्लो टेबल टेस्ट में आते हैं, वैलिड फॉर वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट, एक लैब टेस्ट है। कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस एंड सेग्रीगेशन कैन बी टेस्टेड। इसे 3 चीजें टेस्ट की जा सकती है, कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस ऑफ मैट्रिक्स एंड सेग्रीगेशन। और स्लम से क्या क्या टेस्ट किया जा सकता था? उससे टेस्ट किया जा सकता था कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी से चेक किया जा सकता है फ्लो टेबल टेस्ट से, कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस एंड सेग्रीगेशन। टॉप डायमेंशन 76 इंटू 76, वेट है 16 से 16 प्लस माइनस 1 किलो, और मोल्ड का साइज है 17 इंटू 25 इंटू 12। स्लम के डायमेंशन जरूर याद रखिएगा। और ये हॉपर वाले कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में 2 लेयर्स होती हैं, और एक टेबल से टाइप होता है, इसे मूव किया जाता है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे 15 टाइम्स इन 15 सेकेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 12.5 mm। ठीक। अब इससे क्या होगा, सीमेंट स्प्रेड हो जाती है। तो ये 6 डायरेक्शन में चेक होती है अप टू द डिस्टेंस ऑफ 5 mm। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 6 डायरेक्शन में चेक की जाती है। 15 सेकेंड्स में 15 टाइम्स अप एंड डाउन 12.5 mm की हाइट होती है, 6 डायरेक्शन में नापी जाती है अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm। ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं। फ्लो टेबल वेरी फ्रॉम 0 to 150%। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में होता है 0 से लेकर 150% तक। फिर वीबी टेस्ट सेकेंड्स में नापा जाता है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कई बार टेस्ट में आया है इसलिए लिखा अलग से। यूज फॉर कंक्रीट हैविंग स्लम्प लेस देन 50 mm, suitable for dry concrete, mold has the same size as slump test, apparatus यूज होता है VB consistometer, workability is indirectly proportional to VB values। हाईली वर्केबल कंक्रीट होगी तो 2 सेकेंड, मीडियम होगी 2 से 5, लो होगी 5 से 10, और वेरी लो 10 से 20। ये प्लास्टिसिटी है सभी। ठीक। फिर प्रोसेस ऑफ कंक्रीट 2 तरीके से चेक होती है। पहली है वॉल्यूम बैचिंग और दूसरी है वेट बैचिंग। वेट बैचिंग यूज करते हैं क्योंकि ये यूजफुल होती है, और अगर कहीं पे ना यूज कर पाए वेट बैचिंग तब वॉल्यूम बैचिंग यूज की जाती है, नहीं तो वेट बैचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक। फिर मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग में 2 मिनट लगता है, मशीन मिक्सिंग में करीब 1.5 मिनट से लेके 2.5 मिनट तक लगता है। ठीक। ये मशीन मिक्सिंग। ठीक। मशीन मिक्सिंग। ठीक। अब मशीन मिक्सिंग भी 2 तरीके की, एक बैच एक कंटिन्यूस। बैच में क्या हो, एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, ये बैच है। और कंटिन्यूस में क्या है कि एक पटरी बिछा दी ट्रेमी टाइप, और उसी पे बनते हुए जा रही, बनी जा रही, बनी जा रही अपनी डेस्टिनेशन पे। बैच टाइप में 2 तरीके के होते हैं। जो ड्रम्स होते हैं, आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, एक टिल्टिंग होते हैं जो इधर बनता घूम के इधर आके डालता, और एक होता है नॉन टिल्टिंग जो इधर ही से झुका के खुद निकालना पड़ता है। मशीन में मिक्सिंग टाइम जो होता है वो 15 से 20 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, और प्रॉपर मिक्सिंग 20 से 30 रिवोल्यूशन में हो जाता है, मतलब 1.5 से लेके 2.5 मिनट जो मैंने बताया था। फिर टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स, ड्रम टाइप होता है, पैन टाइप होता है। ड्रम में 3 तरीके के होते हैं, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग। ये इनके एग्जाम्पल। ठीक। एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, बट कितने तरीके के होते हैं ड्रम टाइप, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर कंक्रीट बना लिया तो उसकी ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग का प्रोसीजर है मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग डन इन 30 मिनट्स। ये सारा प्रोसीजर 30 मिनट में करना होगा, नहीं तो सेटल हो जाती है कंक्रीट। कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पैन से, व्हील बैरो से, पावर बगीज से, बेल्ट कन्वेयर, टावर बकेट, क्रेन बकेट, डंप ट्रक, स्किप एंड होस्ट, शूट्स, कंक्रीट मिक्सचर्स एंड कंक्रीट पंप। स्किप एंड होस्ट होता है एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये मशीन के थ्रू चलते रहते हैं। तो क्या होता है, अपर लेवल या फिर डाउन लेवल से जाता है कंक्रीट अपने डेस्टिनेशन पे। और शूट्स होता है एक हाई लेवल से लो लेवल पे आता है थ्रू, मतलब एक बेल्ट कन्वेयर टाइप होती है। ठीक है। कंक्रीट मिक्सचर्स ट्रैक जो होते हैं उन्हें ट्रांजिट मिक्सचर्स भी कहते हैं। कंक्रीट पंप्स के थ्रू होता है। फिर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, मास कंक्रीटिंग, एग्जांपल फाउंडेशन एंड डैम ब्रिज मास कंक्रीटिंग में आता है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन से जो होते हैं कंक्रीटिंग होती है, वो की जाती है ट्रेमी पाइप से। ट्रेमी पाइप क्या होता है, एक तरीके का पाइप होता है, और ये पॉलिथीन टाइप से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। यहाँ पे जैसे ही आती कंक्रीट और फैल जाती है, इसे कहते हैं ट्रेमी पाइप।
ऐसे ही की जाती है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। ठीक। और प्लेसिंग कंक्रीट विद फॉर्मवर्क का सेक्शन मैंने स्कैफोल्डिंग का जो सेक्शन है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, बहुत जरूरी है कॉम्पैक्शन करना। अगर 5 से 10% तक वॉइड रह गए तो 30 से लेकर 60% तक स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। 5 से 10% वॉइड लीड्स टू 30 से लेके 60% डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। ठीक, इन स्ट्रेंथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पैक्शन करना। कॉम्पैक्शन के भी तरीके होते हैं, बाय स्पिनिंग, बाय हैंड कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्टिंग बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग, और वाइब्रेशन कॉम्पैक्टिंग। वाइब्रेशन कॉम्पैक्टिंग के इतने सारे तरीके हैं। फिर क्योरिंग ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू आईएस 456 2000 के तहत क्योरिंग ऑफ कंक्रीट की जाती है। वाटर क्योरिंग, मेम्ब्रेन क्योरिंग, स्टीम क्योरिंग और क्योरिंग कंपाउंड्स, जैसे बिटुमेन हो गया, रबर हो गया, लिंसेड ऑयल हो गया, इनके ये क्योरिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक। तो स्टीम क्योरिंग में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है स्ट्रेंथ। तो क्योरिंग बट हो तो जाती है, जल्दी क्योरिंग हो जाती है, बट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू फिनिशिंग। स्क्रीनिंग होता है रिमूविंग ऑफ एक्सेस कंक्रीट, फ्लोटिंग होता है रिमूविंग ऑफ इरेगुलरिटीज, ट्रवलिंग होता है गिविंग स्मूथ सरफेस। ठीक। ये ट्रैवलिंग वाला जो पार्ट है ये काफी बार पूछा गया टेस्ट में। फिर वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना चाहिए, 0.35 से लेकर 0.65 तक। बट जो असल रिक्वायरमेंट होती है वो 0.25 की होती है, लेकिन 0.35 से लेकर 0.65 तक देते हैं। एक एब्राम लॉ से होता है, इसकी डेफिनेशन आगे लिखी होगी, बट मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ए अपॉन बी अपॉन एक्स। ठीक। जो एक्स है वो वाटर सीमेंट रेशियो है फॉर 28 डेज, और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किससे, किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, साइज ऑफ एग्रीगेट, और जो भी ये सब रेगुलर चीजें जो भी आप पीछे पढ़ गए हैं, इन सब से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन्फ्लुएंस होती है। फिर जेल स्पेस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन स्पेस अवेलेबल, मतलब जो पोर्स अवेलेबल है। इससे क्या होता है, जेल स्पेस रेशियो के हेल्प से हम लोग थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ निकालते हैं ऑफ अ कंक्रीट 240 इंटू जेल, अब जेल स्पेस रेशियो का होल क्यूब करेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर टेस्ट ऑफ कंक्रीट पे आ जाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूटीएम। यूटीएम क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं। इसमें 3 स्पेसिमेन यूज किए जाते हैं। 3 स्पेसिमेन 3 लेस में 35 टाइम्स ट्रैक किया जाता है। अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm से ज्यादा है तो 150 इंटू 150 इंटू 150 का क्यूब बनाते हैं, और 20 mm से कम है एग्रीगेट का साइज तो 100 इंटू 100 इंटू 100 mm का क्यूब बनाते हैं। और सिलेंड्रिकल अगर बनाना है साइज तो 150 mm की डाया और 300 mm की हाइट रखी जाती है। और जो टेस्ट स्पेसिमेन टेस्ट किया जाता है फॉर डेज ऑफ 7 डेज एंड 28 डेज। फिर 3 एवरेज वैल्यूज टेक की जाती है फॉर द कंप्रेसर स्ट्रेंथ। ठीक। और जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो ±15% ऑफ एवरेज के नहीं होना चाहिए। फिर क्यूब स्पेसिमेन गिव्स बेटर रिजल्ट टेस्ट। क्यूब जो होता है वो सिलेंडर से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है, ये आप याद रखेंगे। क्यूब जो होता है वो बेटर रिजल्ट देता है कंपेयर टू सिलेंडर टेस्ट। ठीक। देन ये जैसे बताया, क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1.25 ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ एंड सिलेंडर इक्वल टू 0.80 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। फिर फ्लेक्सुरल टेंसाइल टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी सेम रहते हैं, बस जो हाइट होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। 150 इंटू 150 इंटू 700 mm फॉर एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 20 mm, एंड 100 इंटू 100 इंटू 500 mm फॉर अ साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन 20 mm। मॉडुलस रप्चर का फॉर्मूला PL अपॉन PT स्क्वायर। मॉडुलस रप्चर ये याद रखेंगे, वाला छोड़ दें। 0.√FCK, ये आपको RCC में भी काम आएगा। फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, साइज 150 इंटू 300, सिलेंड्रिकल डाया लेते हैं। अप्लाइंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाइन लोड्स अलोंग द डाया अंटिल फेल्स। ठीक, फॉर्मूला ये है। और कंक्रीट वैसे भी टेंसाइल में
वीक होती है। ये कम सारे स्ट्रेंथ का वो डिसेंडिंग फॉर्म में, ये कितना मतलब जो कंक्रीट है वो किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिव, देन फ्लेक्सुरल, देन स्प्लिट टेंसाइल एंड देन डायरेक्ट टेंसाइल। अब कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि क्रैक्स हैं जो कंक्रीट है उसमें, जो परमिसेबल एक्सेप्टेबल या फिर परमिसेबल जो लिमिट्स होती है क्रैक की, वो 0.1 से लेकर 0.3 mm तक है। हैपेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर, अर्ली लॉस ऑफ वाटर, एल्कली एग्रीगेट रिलेशन और स्टील फ्रीज एंड थॉ की वजह से। क्रेजिंग क्या होता है, जब जो कंक्रीट में क्रैक्स हैं वो लेस देन 12 mm है, तब तक उन्हें क्रेजिंग बोला जाता है। एफ्लोरेसेंस हैपेंस ड्यू टू एल्कलीज प्रेजेंट इन द कंक्रीट। सेग्रीगेशन एक डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स हैं जैसे एग्रीगेट हो गए नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो और वाटर ऊपर आ जाता है, जो वाटर ऊपर आ जाता है उसे ब्लीडिंग कह देते हैं, और जिसमें एग्रीगेट सेटल कर जाता है उसे कहते हैं सेग्रीगेशन। इट कैन बी रिड्यूस्ड by increasing small size aggregate, air entrainment and agent, जैसे एडमिक्सचर्स यूज कर लें, फिर पोजोलाना मटेरियल यूज कर लें। पोजोलाना मटेरियल जैसे ऐश हो गई, ठीक, ये सब। ब्लीडिंग मैंने बताई दी है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय पोजोलाना एयर एंट्रेनमेंट एजेंट, फाइनर सीमेंट एंड रिच मिक्सेस। और एक्सेस वाटर आ जाता है सरफेस पे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। एक चीज और होती है कि सीमेंट प्लस S2 अगर ऊपर आ जाए तो इसे कहते हैं लेटेंस। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, लेटेंस कई बार पूछा गया है। अब जो कंक्रीट, उसमें तीन तरीके के पानी होते हैं, कंबाइंड वाटर, जेल वाटर एंड कैपिलरी वाटर। जो कंबाइंड वाटर होता है वो स्ट्रिक्टली अवेलेबल होता है, केमिकली अवेलेबल होता है, मतलब केमिकली कंबाइंड होता है वाटर, ठीक है। देन जेल वाटर होता है जो एड्सॉर्ब्ड वाटर होता है, मतलब ये पार्टिकल है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, इसे जेल वाटर बोलते हैं। कैपिलरी वाटर ऐसा वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है सेटल होने के बाद, उसे कहते हैं कैपिलरी वाटर। फिर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 रूट FCK। FCK होता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आपका RCC में भी काम आएगा। Then EC varies from 14 into 10 to the power of 3 to 40 into 10 to the power of 3 Newton per millimeter square. Elasticity of concrete increases with density and some extent with age. Poisson's ratio 0.1 से लेके 0.3। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि पॉइजन रेशियो जीरो किसका होता है, ये आप बताएंगे जीरो किसका होता है, ठीक। बट फॉर डायनेमिक टेस्ट 0.24, 0.1 से लेकर 0.3 आप याद रखेंगे, ठीक है। देन क्रीप क्या होता है, रेट ऑफ क्रीप, ए क्या होता है, ड्यू टू मतलब एक कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन होता है विद टाइम अंडर कांस्टेंट लोड, मतलब एक स्ट्रक्चर पे जैसे ये हुआ, ठीक है, इस पे लोड लगा रहा पी का, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है विद ड्यू टू टाइम, इसे कहते हैं क्रीप। Creep is due to when cement content is high, water cement ratio is high, aggregate is low और entrainment is low, ये सब इसके वजह से creep होता है। फिर टेस्ट, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, NDT टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जो NDT टेस्ट है, इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फ्रेश कंक्रीट एज वेल एज हार्डन्ड कंक्रीट। NDT टेस्ट क्या होता है, ये बिना हार्म किए कंक्रीट को बिना तोड़े फोड़े उस पर टेस्ट कर लिया जाता है, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसे NDT टेस्ट कहते हैं। ऑन फ्रेश कंक्रीट मैच्योरिटी टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट कैन बी डन। मैच्योरिटी टेस्ट क्या होता है, मैच्योरिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर, ठीक। इट यूज्ड टू डिटरमाइन अर्लियर सेफ टाइम फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। मैच्योरिटी टेस्ट। हार्डेशन ऑफ सीमेंट कंटिन्यूस up to the temperature of -11 degrees Celsius. For ultrasonic test based on the principle that velocity of sound in solid material is function of root EC upon density, elasticity of concrete जिसे बोलते हैं। फिर हायर वेलोसिटी ऑफ पल्स इज इक्वल टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इस टेस्ट में जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी पल्स की, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की। इट कैन बी टेस्टेड ऑन एनी साइज ऑफ कंक्रीट, क्रैक्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक से, ठीक।
अब इनकी वैल्यूज है, काफी बार पूछी गई है। एक्सीलेंट होगा तो 5000 मीटर पर सेकेंड, 4 से 5000 मीटर पर सेकेंड गुड, क्वेश्चनेबल होगा तो 3 से 4, पुअर है तो 2 से 3000 तक, और वेरी पुअर होगा तो लेस देन 2000 मीटर पर सेकेंड। फिर टेस्टिंग टेक्निक्स, स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसमें थर्मल टेस्ट यूज करते हैं, पुल आउट टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं, ब्रेक ऑफ कोर और ये सब, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट। जल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला जो अभी पढ़ के आए थे हम लोग, 214 जल अपॉन स्पेस का होल क्यूब। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि एक दिन में जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो 16% होता है द टोटल, 3 डेज में 40, 7 डेज में 65, 14 डेज में 90 एंड 28 डेज में 99%। और क्या होता है, जो कंक्रीट होती है वो ओवर द टाइम स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है वो गेन करती रहती है, तो 100 कभी नहीं छूती। फिर अल्ट्रा लाइट वेट ऑफ सीमेंट 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लाइट वेट है तो 1200 से 1800, और नॉर्मल है तो 2400, और हैवी वेट है तो 3200 से ज्यादा होती है। ठीक। और ये जो कंक्रीट मतलब क्या बोलते हैं हम, मिक्स प्रोपोर्शंस होते हैं, उनके बेस पे M20 से लेके M10 से लेके M20 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट, M25 से लेके M60 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट, और M65 से लेके M100 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। नॉमिनल मिक्स कैसे याद रखें, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। सब में पहले 1 1 लिख लेंगे, फिर नीचे से शुरू करेंगे, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5। अब इसका ही डबल हो जाएगा, ठीक, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2, 3, 4, 6, 8, 10। बस ऐसे याद रखना आपको। फिर डिजाइन मिक्स, M25 तक आप खुद मिक्स कर सकते हैं, बट M25 के ऊपर ये जनरली फैक्ट्री में होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड कंक्रीट या फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में चला जाता है। ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिक्स प्रोपोर्शन है, M का मतलब होता है मिक्स, और 25 जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ऑफ अ क्यूब 28 डेज, एग्रीगेट के साइज पर डिपेंड करता है। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट मेजर्ड अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द डाई ऑफ अ सिलेंडर। जैसे कि मैंने बताया था, एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी हो तो सबसे पहली बात तो सिलेंडर यूज करेंगे 150 डाई इंटू 300 का हाइट, और उसमें जो लोड लगाया जाता है, कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है, वो लगाया जाता है अलोंग द डाया। ठीक, जैसे लिखा है। ठीक। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 7 डेज का दो उस पर टेस्ट की जाती है, एक 7 डेज पे, एक 28 डेज पे। तो 7 डेज पे जो होती है वो इक्वल टू 33% ऑफ 28 डेज होती है। ठीक। फिर एब्राम्स लॉ जो मैंने बताया था, एब्राम्स लॉ, एट फुल कॉम्पैक्शन एंड एट अ गिवन एज एंड नॉर्मल टेम्परेचर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो इज अ मेजर यूज टू पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट बाय वेट। एक क्वेश्चन है, ये आया था, ठीक है, रिसेंट टाइम्स में। ठीक। वाटर सीमेंट इज मेजर यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट बाय वेट। ठीक। तो हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरी कर ली है। कल पढ़ेंगे हम लोग, हमने पूरे कर लिया है रेलवे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा हाईवे। ठीक है, कल हम लोग हाईवे पढ़ेंगे, और आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।